जा सकते हो। Is my voice and video clear to everyone? So this will be the last demo class for 69th PT batch. Okay, from tomorrow onwards, मतलब जो भी schedule में रहेगा, from that onwards, we will be directly shifting our course to on our batch. आपको लिंक्स वहां से मिल जाएंगे, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा कि कैसे आपको लिंक्स मिलेंगे। लिंक के लिए परेशान नहीं होने का, आपको कोर्स वहां पर ज्वाइन कर लेना है, रेस्ट हम आपको फोन करके सब समझा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो starting these things first, with respect to NCERT, NCERT बेस्ड स्टडीज कैसे होगा, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि सर एक बार साइंस का लेकर मुझे समझा दो, बाकी इसलिए हमने इकोनॉमिक्स का क्लास आज के लिए ब्रेक किया है। वी विल रिज्यूम फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। एक लास्ट डेमो क्लास था तो मैं सोच रहा हूँ साइंस का ही बता दें क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था, दैट्स व्हाई। ओके, तो साइंस के केस में बेटा व्हाट वी विल डू, दिस विल बी योर एनसीईआरटी। ओके, जो भी ये क्लास 10 का है, ठीक है, ये क्लास 10 का है एनसीईआरटी, ठीक है। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स में वी विल स्टार्ट विथ लाइट फॉर टुडे, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे सबका बेस क्या रहेगा, एनसीईआरटी। मैं आपको दिखा दिखा कर पढ़ाऊंगा, ये लाइन यहां लिखी है, ये लाइन यहां लिखी है, ताकि आपको रिकॉन्साइल करने में आसानी हो। तो आई वुड सजेस्ट, हमारे पीटी बैच में एनसीईआरटी के सारे बुक्स दे रखे हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से और उनको पढ़ भी सकते हो। सारे पीडीएफ्स एनसीईआरटी के वहां पढ़े हुए हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हुए तो बता देना, ऐड कर देंगे। और मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको इस रंग बिरंगे कलर में दिखेगा। कैन यू सी दिस? ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक। कैन यू सी दिस अंडरलाइन थिंग्स? ये दिख रहा है आप लोगों को मेरे पढ़ाने के बाद? तो इस तरीके से आपको पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, जहां जहां पर मैंने मार्क किए हैं थिंग्स को, वो आपको पढ़ना है। प्लस मैं पढ़ाऊंगा भी क्लास, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी साथ में रखेंगे हम, और एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको दिखाकर सब कुछ पढ़ाऊंगा कि देखो यहां पर ये लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, और इस तरीके से आपको मार्क्ड फॉर्म में, कैन यू सी दिस? सभी को दिख रहा है, हाँ या ना? इज दिस थिंग एवरी विजिबल टू एवरीवन? जल्दी बता दो भाई, आगे पढ़ना है। यस, चलिए चलिए चलिए, थम्स अप हो गया है, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आपको ये पीडीएफ मेरे थ्रू मिलेगा, ठीक है। वो ऐप पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो रंग बिरंगे फॉर्म में। रंग बिरंगे फॉर्म का मतलब क्या है? पूरा नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। तो ऐसा हम 10 के लिए भी करेंगे, 9 के लिए भी करेंगे और 8 के लिए भी करेंगे। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी पढ़ाते जाएंगे और एनसीईआरटी का गुण गाते जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि बीपीएससी ने इस बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा। मैंने जब पिछले बार भी फिजिक्स पढ़ाया था, तब भी मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया था। 68th वाले में अगर कोई हो आप में से, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। वहां भी मैंने आपको बोला था कि माय बेस विल बी एनसीईआरटी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने अब किया, वो तो कभी करना ही था। हमेशा से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है और हमेशा आते रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट। वो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया एनसीईआरटी का। और चूंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपनी क्लास में, विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद दिस चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विद रेस्पेक्ट टू साइंस इज, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज प्रकाश? लाइट क्या आता है बेटा? कोई डिफाइन कर सकते? एंड हाँ,
आपको मेरे क्लास में पार्टिसिपेट करना है, आप पार्टिसिपेट करेंगे आपका भला होगा। बात मानिए इस चीज का, जितना बोलेंगे जितना टाइप करेंगे वो आपके कहीं ना कहीं हाइंड ब्रेन में जाकर सेट होती रहेंगी। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बाद बाकी आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस। वेरी गुड। क्लास 10 के हिसाब से ही पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। तो बचपन से हमें पढ़ाते आ रहे हैं क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से। और जब आप थोड़े से और बड़े हो जाते हो तो इसमें आप एक चीज और ऐड कर देते हो, विच हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। which has both wave and particle nature. तो what is the meaning of this wave nature? wave nature का मतलब क्या है? वेव नेचर का मतलब क्या है? लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। लाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो वेव की तरह प्रॉपर्टीज है। तो वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, सच एज अ वेव डज इंटरफेरेंस, वेव डज डिफ्रैक्शन। इनके डिटेल में हम अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो लाइट में आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर का मतलब हो गया कि लाइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे अगर ये लाइट जा रही है तो इस तरीके के पार्टिकल्स लाइट कॉन्स्टिट्यूट करती है। और इसका एग्जाम्पल क्या आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोलर पैनल देखा है ना? सोलर पैनल पर लाइट जब टकराती है तो उसके पार्टिकल्स टकराते हैं, तो उसके पार्टिकल को हम क्या बुलाते हैं? फोटोन। वो जब टकराती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे बैटरी के थ्रू चार्ज होता है और फिर हम उसको इन्वर्टर के थ्रू घर में चालू करते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक, तो ये जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। पार्टिकल नेचर का एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर का एग्जांपल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, इतना पढ़ा देने के बाद क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? क्वेश्चन 1, light behave as only wave, only particle, third both wave and particle, and fourth none. none मतलब neither wave nor particle। क्या होगा आंसर? कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसका आंसर सी के अलावा कुछ आया हो? कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसका आंसर सी के अलावा कुछ आया हो? नन, एक भी बच्चा नहीं है। बट मुझे ये बताकर आपको हैरानी होगी कि आप सबका आंसर हो गया है गलत। ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? दिस इज रॉन्ग। अब केस करेंगे बीपीएससी के ऊपर। करे केस। केस करने के बाद बीपीएससी आपको क्या दिखाएगा कि बेटा आपने 10वीं की एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि आपको बस और बस यहीं तक पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। इसके आगे बताया ही नहीं जाता कि ये जो थ्योरीज दिए गए थे ये थ्योरीज हो गए हैं पुराने। नया थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बताता है कि लाइट जो है ना ही वेव है ना ही पार्टिकल। ठीक है, बट वेव ही है। जो जो पार्टिकल जो है वही वेव की तरह एक्ट कर रहा है। तो इट्स नॉट अ वेव, नॉट अ वेव नाइदर पार्टिकल। अब मेरे से लड़ोगे? मेरे से लड़ाई करोगे? तो मैं बस यही करूंगा कि बेटा ये यहां से यहां बस खाली आप पढ़ लो, ये 2 लाइन पढ़ लो, और उसमें भी बस खाली ये लाइन पढ़ लेना।
और फिर बोलोगे एनसीईआरटी ने क्लास 11वीं 12वीं सवाल पूछ दिया। अरे दे रखा है बेटा 10वीं का एनसीईआरटी में। गलत हो गया, -0.25 लेकर आ गए सब, सबके सब। समझ में आया? आप जो पढ़ते हो इट्स हाफ, कंप्लीट नहीं पढ़ते हो, आप बस टेस्ट लगा कर जाते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है और आप नीलबटा सन्नाटा। ठीक है, पूरे के पूरे निपट जाएंगे आप। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि इस कोर्स में हम इन छोटी छोटी पहलू के बारे में ध्यान रखेंगे ताकि आपका साइंस में जो स्कोर है 30 के अराउंड ही बने। 27 से लेकर 30 के बीच में कुछ भी स्कोर आपका आए, कोशिश तो यही करेंगे कि 30 में 30 आ जाए। ठीक है, कितने लोगों को शौक लगा? पहले भी तो आपने पढ़ ही रखा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं। पहले ये बताओ कितने लोगों को शौक लगा ये देखकर? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया? दो पार्टिसिपेंट रेज देयर हैंड्स। ओह, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं, तो वो हम ना मिस करें। ठीक है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी को बेस लेकर चलूंगा। तो बेटा हम क्या ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में? अपने नोट्स में हम ये ऐड कर लेंगे कि ये वेव और पार्टिकल की थ्योरी ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, वेव और पार्टिकल की थ्योरी ओल्ड हो चुकी है। जो नई थ्योरी है लाइट की वो क्या है? मॉडर्न डे में जो नई थ्योरी है वो क्या है? क्वांटम थ्योरी। बस खाली एंटमैन देखते हैं और मार्वल की मूवी देखते हैं, बट क्या है क्वांटम किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, क्वांटम थ्योरी इज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स। क्या है वो? सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? ये जो पार्टिकल ही है ना बेटा, वही वेव की तरह एक्ट करता है। इसीलिए हम कभी भी लाइट को वेव नेचर नहीं बोलेंगे और कभी भी लाइट को पार्टिकल नेचर नहीं बोलेंगे। एंड दिस इज द प्रूफ। मैं कितना भी बोल देता ना, आप विश्वास नहीं करते, लेकिन अब विश्वास करेंगे आप। ठीक है, और जब मैं 3-4 बार ये चीजें दिखा दूंगा तब आप पूरा भरोसा करेंगे, हाँ सही बोल रहा है ये। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, हमारी जो पीटी की क्लास होगी, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन की है, आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे ए फोर शीट में। बार बार मैं बता रहा हूं, आज लास्ट डेमो क्लास है, दोबारा बता दे रहा हूं। ए फोर शीट्स में नोट बनाएंगे अपनी हैंडराइटिंग में। पीडीएफ पर हमें डिपेंडेंट कम होना है। अपनी हैंडराइटिंग के चीजों में जब आप रिवाइज करते हो तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग योर ओन नोट्स। सबने नोट्स बना लिया इसका? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद नोट्स में क्या लिखेंगे? वेव, पार्टिकल नेचर, ऐसे ही एरो बनाकर लिख देंगे। दिस इज एन ओल्ड थ्योरी। व्हाट इज द न्यू थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। वो क्या बोलता है? नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। ठीक है, ये आपका नोट्स होगा। सभी का बन गया? सभी का लिख लिया? सभी ने नोट डाउन कर लिया? डन। चलो, अरे आराम से पढ़ेंगे, भाग नहीं रहे कुछ भी, आराम आराम से पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। भले हमको एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ जाए वीक में, दैट इज नॉट एन इशू। डोंट वरी अबाउट नंबर ऑफ क्लासेस। भले एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए, आई डू दैट, बट पूरा पढ़ाएंगे समझाकर। चलो ना, द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाई वी आर एबल टू सी थिंग्स। सब कुछ एनसीईआरटी का, हम चीजों को देख क्यों पाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यहीं से शुरू होता है क्लास 10 का एनसीईआरटी भी। व्हाई वी आर एबल टू सी थिंग्स, कैन यू आंसर दिस? एक आंसर आया है मेरा पास, बट दैट इज हाफ आंसर। दो आंसर आया है मेरे पास। हाँ, यही चीज है, यही आप आधा पढ़ते हो। क्या सभी को लगता है आप में इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है बेटा, आपकी गलती ही नहीं है, क्योंकि आप आपको जिसने पढ़ाया है या आपने जिस सोर्स से पढ़ा है ना, उस सोर्स की गलती है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है,
we are able to see things because of two reasons. पहला तो बखूबी सभी ने सही लिखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यहां पर एक बोर्ड है, यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर बोर्ड, ये क्या है मेरा बोर्ड। अब बोर्ड से या फिर मान लो यहां पर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ट्यूबलाइट इस बोर्ड पर लाइट देगा और इस बोर्ड के लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक पहुंचेगा और आप इस बोर्ड को देख पाएंगे, जो सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया। बट एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर बीच में कुछ पर्दा टाइप्स का लगा दूं तो क्या रिफ्लेक्शन होने के बाद भी आपको दिखेगा? क्या रिफ्लेक्शन चाहे कितना भी हो जाए, क्या आपको वो बोर्ड दिखेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन में दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? मीडियम। जिस मीडियम में आप देख रहे हैं वो मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। वो मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। समझ में आई ये चीज? तो मीडियम बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। एक होता है ओपेक, ओपेक मतलब आर पार कुछ भी नहीं दिखेगा। एक होता है ट्रांसलूसेंट, धुंधला सा दिखेगा। और एक होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरा का पूरा एक साइड से दूसरा साइड आपको दिखेगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, बट मैं चाहता हूं आप अपने नोट्स अपने हैंडराइटिंग में बनाएं। एक बार करके तो देखो, कितनी बार से एग्जाम दे रहे हो, एक बार मेरी बात मानकर देखो, ठीक है, अच्छा होगा, याद रहेगा काफी दिन तक, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी आर एबल टू सी थिंग्स बिकॉज ऑफ टू रीजन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द मीडियम शुड बी व्हाट? ट्रांसपेरेंट। नहीं नहीं, साथ साथ नोट नहीं करना है आपको, मैं टाइम दूंगा लिखने का, आपको सुनना है। जब मैं बोल रहा हूं तो चीजों को सुनना है, उसमें अगर आपको लगता है कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो होगा क्या, मैं जब बोलता जाऊंगा आपका ध्यान होगा लिखने में, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। आप सुन लीजिए और फिर लिख लीजिए, आपको टाइम मिलेगा लिखने का। इसीलिए हमने थोड़ा सा कोर्स को एक्सपैंड करके रखा है 4 साढ़े 4 महीने में, ठीक है, दैट्स वाई। वरना 3 महीने में खत्म कर देते, क्या फायदा फिर आपका ना मेरा। मेरा फायदा क्या है? आपका सिलेक्शन हो। चलिए ये भी मैं दिखा दूं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? हाँ, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों चीज लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा होगा बट कभी देखा नहीं होगा, है कि दोनों चीज लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये बताओ, है ना? तो पहला ही पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया, आधा अधूरा आंसर किया, और मोर देन वन अबव हो जाता तो फिर गलत हो जाता आपका, है ना? चलिए नेक्स्ट। सभी का हो गया बेटा नोट डाउन? आगे चले। नेक्स्ट थिंग इज रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट थिंग इज रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट? रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है, लिख लीजिए जल्दी से। लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। Light traveling in a straight line. This is the meaning of rectilinear propagation of light. Now, how we can say that light travels in a straight line? कैसे बोल सकते हैं? कोई एक्सपेरिमेंट है आपके दिमाग में? किताब वाला नहीं, किताब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, डेली, डेली, ठीक है, किताब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, डेली आपके दिमाग के सामने से जाता है। टॉर्च, सनलाइट, अरे टॉर्च
सनलाइट, सनलाइट का लाइट दिखता है आपको, रेज दिखता है स्ट्रेट लाइन में, रेज देखते हैं आप स्ट्रेट लाइन में। मैग्नीफाई, अरे मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें बेंडिंग होती है। ट्रेन लाइट, बेटा आपने कभी अपना शैडो नहीं देखा? जिधर से लाइट आई उसी डायरेक्शन में शैडो बनता है, बनता नहीं बनता? हाँ, तो दिस शैडो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दे रखा है, source of light cast a sharp shadow of an open object, ये क्या बताता है? Points to this straight line path of the light। ये जो शैडो बनता है that is an example of what? Straight line traveling of the light। ओके, इसके अलावा क्लास 8 में जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर भी पढ़ाया जाता है स्ट्रेट लाइन के लिए। तो वहां पर अलग एक्सपेरिमेंट है, पिन होल कैमरा का एक्सपेरिमेंट है। याद है कुछ पिन होल कैमरा क्या होता है? चलो जब आएगा कब हम करवा देंगे, ठीक है, अभी रहने देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, straight line traveling of the light is known as what? Rectilinear propagation can be demonstrated by what? तो opaque object का जो shadow बनता है that is an example of what? Straight line traveling, light traveling in a straight line। ठीक है, चल इसमें मजा आने वाला है। कोई भी ऐसा बच्चा है जो मेरे को एकदम परफेक्ट इसका आंसर लिख कर दे दे? कोई भी ऐसा बच्चा है जो मुझे इसका आंसर परफेक्ट लिख कर दे दे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर इसमें भी गलती करा लोगे आप तो। गलती करा नहीं रहा हूं, गलती हाईलाइट करवा रहा हूं, ताकि आप ये सब कांड एग्जाम में करके ना आए। ठीक है, और अपना मार्क्स फालतू में ना कटवाएं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। व्हाट इज अ प्लेन मिरर बेटा? व्हाट इज अ प्लेन मिरर? घर पर उठकर जो भूत जैसा फिगर देखते हैं आप हर दिन सुबह में, दैट इज व्हाट योर प्लेन मिरर इज। घर पर जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स। ओके, तो जैसे ये मान लो मेरा मिरर है, ये डैश डैश लगाने का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज अ रफ सरफेस, दिस इज अ रफ सरफेस। जिधर डैश नहीं लगाया है उसका मतलब क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। उसका मतलब क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। नाउ देयर आर टोटल टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of रिफ्लेक्शन। एक बच्चे ने सही आंसर किया, बिल्कुल पहला लॉ तो एकदम सही लाइन बाय लाइन बता दिया। दूसरा आंसर जिन्होंने किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनरी लाइन व्हिच इज नॉर्मल शुड लाई ऑन अ सेम प्लेन, नहीं है बेटा, ये परफेक्ट नहीं है। देखो क्या मिसिंग हुआ, देख लेना। ऐसा करो ना, जो दूसरा लॉ है ना, सब कोई अपनी कॉपी में एक बार लिख लो, फिर जब मैं बोलूंगा तब फिर सही करना। मैं चाहता हूं ना कि आप गलती करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया। कॉपी में लिख लिया? हाँ अब सही है। राहुल आपका सही है, ठीक है, आपका सही है। कॉपी में लिख लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और आप सबको पता है लाइट से क्वेश्चन आना है ना, एक दो मिनिमम, दो तो मिनिमम हर साल आता है। हो गया सभी का? लिख लिया सभी ने जो भी उनके दिमाग में है? मैं चाहता हूं कि आप यही गलतियां करें, एग्जाम में गलतियां ना करें। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे?
एक इंसिडेंट रे बना लेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे और एक रिफ्लेक्टेड रे बना लेंगे। ठीक है, अभी सिखा रहे हैं ना दूसरा वाला। अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। Now, my question to you is, what is angle of incidence? इंसिडेंस क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, डी। ए है, बी है, सी है या डी है? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एक आंसर आया मेरा, दो आंसर आए हैं। हाँ तो आंसर कीजिए ना, चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। हाँ यही यही गलती करवाना था मुझे, ये जो तीनों का जो ए आया है ना आखिरी में, बेटा ध्यान से सुनो। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always measured from the normal. Incidence is measured from normal. ठीक है, तो नॉर्मल क्या है बेटा? ये वाली लाइन। और इंसिडेंस क्या है? ये वाली लाइन। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? बी। दोनों के बीच का एंगल क्या है? बी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? बी। इसका भी आंसर गलत हुआ, समझ में आ गया? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बी। बी विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आ गया? समझ में आ गया ना? अब क्या हम इसी आधार पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं? क्या हम इसी आधार पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं? क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ए को कुछ नहीं कहेंगे, एंगल ए को कुछ नहीं कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी व्हाट? इट इज अगेन मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से अगर आप मेजर करोगे तो कौन सा एंगल आ रहा है? ए, बी, सी और डी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो आपका लॉ है वो क्या बोलता है? अगर इसको मैथमेटिकली अपने फिगर के हिसाब से देखें तो क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। ठीक है, B is equals to C. This is what your angle of reflection and angle of incidence is. कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो? Next question is second law. Second law of reflection. तो second law को अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से देखना, ये ब्लू वाली लाइन ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये ब्लैक वाली लाइन क्या है? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे मतलब परपेंडिकुलर। और ये ग्रीन वाली लाइन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। आप सब ने यही लिख दिया होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल lie in a same plane. All lie in a same plane. बट यहां पर एक चीज आपने छोड़ दी, ये नॉर्मल रे जो है ये कहां बनाना होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूं कि क्या गलती हो जाएगी। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता था ना जो नॉर्मल यहां बना दे। मान लो मैंने ये वाला नॉर्मल बना दिया, क्या आपके हिसाब से ये डेफिनेशन सही हो जाएगा? ये देखो तो, क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे अभी भी सेम प्लेन में है या नहीं है? अभी भी सेम प्लेन पर है। बट गलती क्या हो गई कि आपने नॉर्मल गलत जगह बना दिया। तो इसका मतलब क्या? इसको इस तरीके से हम बना लेंगे और यहां पर क्रॉस लगा देंगे कि ये नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसी की वजह से हम यहां क्या लिखते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अपने अपने आंसर में सही कर लो।
जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे है उसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल रे बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। सभी का हो गया बेटा? टेक योर टाइम। चलिए, रिप्लाई आ गया है 3-4 लोगों का कि सर हो गया। अच्छे से ड्रॉ कर लो, यू विल गेट टाइम टू ड्रॉ। और ड्रॉ जब आप करोगे ना बेटा, तो आपके दिमाग में चीजें जाएंगी, सेट होंगी, क्योंकि ये सब आपने कभी किया नहीं, आपने बस पीडीएफ पढ़ा है और रटा है और एग्जाम देने गए हैं। उस चीज को ठीक करना है ना। डॉक्टर के पास आप जाते हो इलाज कराने के लिए, उसको ठीक करना है। याद तो आपको है ही, थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड कर देंगे तो आप बन जाओगे एकदम मास्टर। चलिए, तो 6-7 लोगों का आ गया है यहाँ पर, दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। माई क्वेश्चन टू यू इज, अब अपने कंसेप्ट के बेसिस पर आंसर करना, ठीक है। अपने कंसेप्ट के बेसिस पर आंसर करना। दिस इज योर इंसिडेंट रे, this is your incident ray. Incident is normal to the surface. Incident is normal to the surface. सबसे पहले मुझे ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? What will be the angle of incidence? ऐसे ही सवाल पूछता है। एक आंसर आया मेरे पास। What will be angle of incidence? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना क्या सोचना। जो मन में आ रहा है बताओ, गलत होगा आपका आंसर कोई देख नहीं रहा मेरे अलावा। अरे कोई आंसर ही नहीं दे रहा यार, डर गए क्या? ना ना ना, घबराना नहीं है, यही सारी चीजें को आपको ठीक करना है। दो भाई, आंसर दो। एक बच्चे ने आंसर दिया बस, मैं ही बता दूं इस पर। ना कोई आंसर दिया ना, ना बेटा, नॉट पॉसिबल तो नहीं होगा। हाउ वी हैव डिफाइंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने डिफाइन कैसे किया? हाउ डिड वी डिफाइन इट? जरा देखो तो, इट इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। अगर मैं यहां पर नॉर्मल बना दूं तो नॉर्मल भी यही बन जाएगा, हाँ या ना, ये बताओ। अगर मैं इस पर नॉर्मल बना दूं तो क्या नॉर्मल भी यही बन जाएगा जो इंसिडेंट रे है? तो देखो यहां पर ध्यान से, ये हो गया, दिस पेन इज योर इंसिडेंट रे, और यही पेन आपका नॉर्मल भी है। दिख रहा है ये पेन? दिख रहा है? यही पेन इंसिडेंट रे भी है और यही पेन नॉर्मल भी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए ना बेटा, तो एंगल विल बी 0। ऐसे ही डिफाइन होता है इंसिडेंट रे। 90 डिग्री नहीं होगा, ना ना ना, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, because angle of incidence is defined as what? Angle between normal and incident ray. It is not defined by surface से angle नहीं जोड़ा जाता। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे चूंकि एक जैसे हो गए हैं, तो दोनों के बीच का एंगल विल बी व्हाट? 0। सभी को ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अरे बड़े बड़ों के दिमाग में नहीं जाता ये, और यही ऑप्शन पूछ देता है, when the incident ray is normal, when the incident ray is normal, then angle of incidence या फिर angle of reflection will be, ऑप्शन दे देगा 0 डिग्री,
45 डिग्री, 90 डिग्री और डी नन। और सारी की सारी जनता 90 मारकर आएगी और आंसर क्या होगा? 0। और नंबर भी क्या मिलेगा? 0 तो नहीं मिलेगा। एक नंबर गया और 0.25 भी गया, 1.25 गया। समझ में आ गया सबको? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? पहले लॉ से 0। पहला लॉ तो ऐसा तो नहीं है ना, पहला लॉ वायलेट हो जाएगा। जो लॉ है, जो लॉ है, वो वायलेट थोड़ी होगा। क्वेश्चन लिखवा देता हूं, क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, प्लीज लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ अ लाइट रे is normal to the plane mirror, then what will be its angle of incidence? ठीक है, और यही चार ऑप्शन लिख लीजिएगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और नन। मिल गया विशाल आपको क्वेश्चन? मेरे को बोल दिया करो, मैं लिखवा दूंगा, ऐसा क्या है। ऐसे से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में के लिए, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया ना? ये कर लिया, लाइट बिहेव एज। हाँ, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, शुरू में नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ना आपने? हाँ या ना तो बोल दो बेटा। आप लोग ना नोट करने में और इसमें हाँ, यस आई हैव डन इट। ओके ओके गुड। सब कुछ लॉजिक के साथ और सब कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कहीं भी बहकाने वकाने वाला काम नहीं, ठीक है। सब कुछ अच्छे से। सो दिस इज व्हाट योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बोला ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ के बस खाली निकल जाते हैं, बट देखो कितना कारनामे ये करके जाता है आपके लिए, ठीक है। अब फंडा क्लियर है, अब कुछ भी पूछ देगा, आप आराम से बना पाओगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो टाइम मिला ना अभी। इफ अ लाइट रे इज अ नॉर्मल टू प्लेन मिरर देन व्हाट विल बी इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बोला मैंने अभी। उस समय तो पूछ लिया, उस समय आंसर करना था, फिर क्वेश्चन लिख लेना था ऊपर पर। हाँ, ठीक है, डन। चल ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक मिनट यार, यार मेरा पूरे लिखने के बाद क्वेश्चन लिखा करना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करता हूं मैं, कहीं से याद करके नहीं आता मैं, ठीक है। हाँ। क्या होगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आंसर कर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? वैलिड फॉर प्लेन सरफेस बेटा। चम्मच में कभी नहीं देखा अपना फोटो? चम्मच में देखा है, चमकता हुआ चम्मच में अपना चेहरा? वो प्लेन सरफेस होता है नहीं ना, इट्स अ कर्व सरफेस। तो इट इज वैलिड फॉर कर्व सरफेस एज वेल। आंसर आ रहा है मार्केट में, यस। तो आंसर इज यस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए वैलिड है। बट
बट व्हाट विल हैपन, इट विल डिपेंड कि सरफेस किस तरीके का है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। जैसे कि देखो यहां ध्यान से, जैसे मान लो पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश का मतलब सिखाया था ना वो शीशे का सामने वाला पार्ट जो आप घर में देखते हो। तो जैसे मान लो इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, ठीक है, ऐसी वाली इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसी वाली इंसिडेंट रे आ रही है, मान लो पैरेलल इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्रैक्शन। क्लास 8 एनसीईआरटी में, या फिर रिफ्लेक्शन बाय रेगुलर सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय रेगुलर सरफेस, क्लास 8 एनसीईआरटी में है, क्लास 8 एनसीईआरटी, क्लास 8 के एनसीईआरटी में है। बच्चों को पढ़ाता हूं ना मैं, 8 9 10 वाले बच्चों को, इसीलिए पता है वो लोग क्या गलती करते हैं, वही गलतियां मैं आपसे करवाता हूं। तो सर रेगुलर सरफेस के अलावा कोई दूसरा सरफेस भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, इरेगुलर सरफेस। ऐसा सरफेस देखने में दांत की तरह दिखेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा दांत की तरह। यहां देखो, रेज अगर यहां पर इस तरीके से इंसिडेंट होंगी तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा यार, थोड़ा सा फ्री हैंड डायग्राम है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसी तरह मान लो रेज यहां पर इस तरीके से इंसिडेंट हो, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे और ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। उसी तरह रेज मान लो ऐसे यहां पर इंसिडेंट हो, ठीक है, पूरा पैरेलल बन गया। तो यहां पर अगर हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। तो यहां पर अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को देखोगे तो इट विल बी नॉट दिस मच लाइक काइंड ऑफ स्मूथ, ठीक है। तो हो सकता है इंटरसेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे भी बन जाए, यहां पर नहीं बन रहा था ना। तो इस तरीके के सरफेस को हम क्या बुलाते हैं, इरेगुलर सरफेस। तो सरफेस चाहे पॉलिश्ड हो और जो पॉलिश्ड नहीं हुआ उसे क्या बुलाएंगे, इरेगुलर सरफेस। सरफेस चाहे जैसा भी हो, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। क्लियर है ये चीज। जल्दी से ये दोनों डायग्राम बना लेना। ये थोड़ा सा फ्री हैंड मार दिया यार मैंने, थोड़ा सा इधर उधर बन गया, बट आप सही बनाना, ठीक है। बनाकर बताइए हुआ या नहीं। एक का हो गया, एक बच्चे का, बाकी लोग। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, और मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे भी सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ाऊंगा। भले थोड़ा सा स्लो चलता है मेरा क्लास, बट सबको अच्छा टाइम देखकर, जिन्होंने पहले कर लिया है उनके लिए ये मैं बोल सकता हूँ कि आप पढ़ो उस चीज को 2 3 बार, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं है वो, आप यहीं पर 2 3 बार पढ़ लो, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो धीरे धीरे बना रहे हैं तब तक में उनका भी काम हो जाएगा, तो सबका साथ और सबका विकास। चलो ना, एक क्वेश्चन और है। ये सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं बेटा, कहीं बाहर से कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और है, when light ray is incident on a polished surface, polished मतलब वो
मिरर वाला, ठीक है। कौन से फिगर में? इरेगुलर सरफेस वाले फिगर में क्या? वो गलती बन गया यार मेरे से। इरेगुलर वाले सरफेस में बोल रहे हो क्या, जिसमें आपको नॉर्मल नहीं पता चल रहा? तो फिर से बताना है। विशाल बताइए। इरेगुलर सरफेस वाले में ना नॉर्मल। अच्छा मैं बना देता हूं, अभी उसको मिटाकर मैं अच्छे से बना देता हूं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। When light ray is incident on a polished surface, then 100% of light is reflected. ये स्टेटमेंट सही है या गलत? This statement is correct or wrong? पॉलिश्ड सरफेस पर जब लाइट गिरेगा तो जितना भी लाइट गिरेगा वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तब तक मैं इरेगुलर सरफेस को चेक करता हूं इनके लिए। सोचकर आप बताइए, क्वेश्चन लिखकर बताइए। सोचिए, सर्च वर्च मत कीजिए गूगल पर, आप खुद सोचिए। गलत यहां करेंगे, एग्जाम में सही करके आएंगे। ऐसा कुछ सरफेस है, आप सबसे पहले सब पर नॉर्मल बनाइए। अब लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इस केस में ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। लाइट रे यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हो रही होंगी, इस केस में ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। और लाइट रे इस केस में, एक मिनट, ऐसी इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन भी कुछ इस तरीके का होगा। ये वाला एंगल ज्यादा है तो इधर वाला एंगल भी ज्यादा, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ। तो यहां पर आप देखो, सरफेस के कारण जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड है वो क्या हो गई? पैरेलल नहीं है, अलग अलग दिशाओं में। तो अलग अलग दिशाओं में तो कुछ लाइट्स क्या हो सकती है? इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं आगे जाकर, जबकि यहां पर नहीं होगा। ठीक है, आंसर आ गया सबका? रॉन्ग। नो सर, नॉट 100%। किसी का आंसर आया है ट्रू, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स बेटा। मोस्ट ऑफ द राइट रे इज डिफ्लेक्टेड। सही आंसर क्या है? 100 की जगह क्या होना चाहिए? मोस्ट। मोस्ट ऑफ द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी, और यहां पर ये मार्क्ड है, दिख रहा है आपको? ना, अगर हम सर ये बोल रहे हैं कि लाइट से जो एनर्जी आई है उसमें से कुछ ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो बाकी कहां चली जाएगी? लाइट तो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना बेटा, जितना आया उतना जाना चाहिए था। 100 आया तो 100 जाना चाहिए था, लेकिन आप बोल रहे हो 100 आया है और 99 जा रहा है, या 99.9 जा रहा है, या 99.99 जा रहा है, तो बाकी बचा 0.01 कहां गया? इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस। इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस। ठीक है, जो भी 0.01 या 001 बच गया ना बेटा, वो सरफेस क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ पूछना हो? ये विशाल आपका ये डायग्राम बन गया इधर वाला? यार इतना ही अच्छा बना पाया मैं। बाकी मैं कल क्या करूंगा ना, क्लास 8 का एनसीईआरटी का मैं फोटो अभी ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख लेना वहां पर। ठीक है, डिफ्यूज्ड का मतलब इरेगुलर सरफेस पर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, आई विल सेंड दैट, आई विल अपलोड आल्सो। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? ऐसा तो कोई नहीं है जो सो रहा हो? हाँ, नींद नहीं आ रही ना किसी को?
नींद आएगी भी कैसे, आनी नहीं चाहिए, है ना? इट्स इंटरेस्टिंग। इट्स इंटरेस्टिंग, मजेदार है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और एक भी प्रॉपर्टीज हमें नहीं रटना है, एक भी प्रॉपर्टीज हमें नहीं रटना है। सारी प्रॉपर्टीज आप सोच कर आंसर करेंगे। अपने आप को एक मिरर के सामने खड़ा रखिए, प्लेन मिरर जो आप डेली सुबह में देखते हैं और डर जाते हैं, ठीक है, कि कौन आ गया। उसके सामने खड़े रहकर आपको ये सारी चीजें सोचनी है अब, ठीक है? शुड वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ? एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं करना है, आपको खड़े रहना है मिरर के सामने और सोचना है। शुड आई स्टार्ट? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ मिरर। आप मुझे बताएं, अगर मान लीजिए आप मिरर के सामने किसी चेयर पर बैठे हैं, मिरर से 1 मीटर की दूरी पर चेयर पर बैठे हैं, तो मिरर के अंदर जो आपका इमेज है वो क्या ज्यादा दूरी पर आपको नजर आता है क्या, या फिर उतनी ही दूरी पर नजर आता है? अगर ज्यादा दूरी पर नजर आ रहा है तो भाग जाना है वहां से। सोचिए इस चीज को, अगर मान लीजिए मिरर के सामने अगर आप बैठे हैं कुर्सी पर जिसका डिस्टेंस 1 मीटर है, तो क्या जो आपका इमेज बनता है वो कुर्सी बहुत पीछे जाकर बनता है? नहीं ना, उतने ही ऑलमोस्ट डिस्टेंस पर बनता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। कुछ नहीं रटना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? इमेज डिस्टेंस। सभी को ये क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो ये कैसे बोल दिया? इसका मतलब आप मिरर के सामने नहीं जा रहे डेली। ठीक ना? सेकेंड थिंग इज, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है, आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है, तो क्या आपको मिरर के अंदर अमिताभ बच्चन दिखता है? मतलब उनकी हाइट का कोई आदमी दिखता है, या उसी हाइट का सेम आपको इमेज दिखता है? सेम हाइट का दिखता है। दिस मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट मतलब आपकी साइज, इज इक्वल्स टू आपके इमेज की साइज। आपकी साइज इज इक्वल्स टू इमेज की साइज। ठीक है? थर्ड, थर्ड, जब आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो मिरर में क्या दिखता है बेटा? लेफ्ट हैंड। मिरर वाले का जो इमेज है वो कैसा दिखता है? उनका लेफ्ट हैंड उठा है, ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है या नहीं किया? ये बताओ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपको कैसा दिखेगा? राइट हैंडेड बैट्समैन। हैव यू ऑब्जर्व दैट? यस। इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिए, राइट का लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का राइट दिखेगा। ठीक है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए जल्दी से तीनों। ये भी मैं कहीं से पढ़ा नहीं रहा, यहीं पर है।
कोई बच्चा बोल रहा है कि लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अरे इसको इन्वर्जन भी बुलाते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जो राइट, देखो आपका राइट हैंड, उनका राइट हैंड कहाँ है, यहाँ पर ऐसे, तो उनका राइट हैंड क्या हुआ है, डिस्प्लेस होकर लेफ्ट हैंड दिया, तो इसको बोला लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इन्वर्जन उल्टा हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है, लिख लीजिए इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। नाउ द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा, इमेज जो है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, तो इमेज भी आपका खड़ा रहता है ना। अगर आप बैठे हुए हैं तो इमेज भी आपका बैठा हुआ रहता है। तो मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है और इमेज भी जब उसी डायरेक्शन में बनता है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज एन इरेक्ट इमेज। उसे हम क्या बुलाते हैं, इरेक्ट इमेज। अगर ये उल्टा होता सर, ऐसा बन रहा होता, तो उसे क्या बनाते, इन्वर्टेड। ठीक है, मान लो ये इमेज है और दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इमेज पहला वाला बनता, तो इसको हम क्या बुलाते, इरेक्ट। और अगर इमेज उल्टा बनता, तो इसे हम क्या बुलाते, इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहां पर इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको इमेज दिखता है। ऑब्जेक्ट अगर सीधे पोजीशन में है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुंडी उल्टा उल्टा हो जाता है, नहीं होता ना, मुंडी ऊपर ही रहता है। तो इट इज इरेक्ट। एंड फिफ्थ, इरेक्ट समझ में आ गया सभी को, सभी को इरेक्ट समझ में आ गया, ये सीख लेना, आगे स्फेरिकल मिरर में यूज करेंगे इसको। ऑब्जेक्ट जिस दिशा में, उसी दिशा में इमेज। ऑब्जेक्ट जिस दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में अगर इमेज बना, तो इन्वर्टेड। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। अब कितने लोगों को वर्चुअल का कंसेप्ट पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल। ये मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना बेटा, आगे जो अभी कनकेव मिरर, कनकेव लेंस वगैरह सब जो आएगा ना, वहां पर ये सारे वर्ड्स दे रखे होते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर याद रहेगा दिमाग में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल, इमेजिनरी। वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान से देखो, सी दिस इमेज, ये वाला इमेज ध्यान से देखिएगा। सभी ने लिख लिया, हाँ। रियल और वर्चुअल के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लाइट रेज यहां से इंसिडेंट हुई, मिरर पर आने के बाद इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या ये मिरर को फोड़कर अंदर जाएगी, नहीं ना। क्या ये मिरर को फोड़कर अंदर जाएगी, नहीं ना। यहां पर अगर हम नॉर्मल बना लें, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल सर। बेटा एक बार देख लो, बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोगों को तो दिख रहा है। उसी तरह यहां से जो इमेज आएगा, यहां से जो लाइट रे आएगा, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, फोड़कर तो अंदर नहीं चला जाएगा। बट हम सबको पता होता है, इमेज बनाने के लिए वी रिक्वायर व्हाट, मिनिमम 2 लाइट रेज। मिनिमम कितने लाइट रेज चाहिए, 2 लाइट रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। ये लिख लो, ये रख लो, ये लिख लो अलग से। मिनिमम 2 light rays are required to form an image, to form an image। मिनिमम 2 चाहिए। अच्छा, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, एक मिनट, हम सबके क्वेश्चंस को लेंगे, एक बार मुझे ये एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है।
अच्छा फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां देखो ध्यान से, थोड़ा सा थिक लाइन से ड्रॉ कर देता हूं इस बार, ध्यान से देखिए। मैं ये बोल रहा हूं, ये वाली लाइन, अब देखिए बेटा आपको, दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। क्या ये मिरर को फोड़ कर अंदर जा रहा है? नहीं ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ऐसा चलेगा। सिमिलरली जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली, दिस इज इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ ऐसा जाएगा, मिरर को फोड़ कर तो अंदर जाएगा नहीं। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को देखो तो इट इज व्हाट, दोनों एक दूसरे से दूर हो रहा है ना बेटा, कैन यू सी दिस, दोनों एक दूसरे से दूर हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, तो डाइवर्ज कर जा रहा है। इधर तो ये कभी नहीं मीट करेंगे, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में ये कभी नहीं मीट करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है, इट इज गेटिंग डाइवर्ज्ड, दूर, डाइवर्ज, दूर, ठीक है। बट इन रेस को अगर हम पीछे प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, हम प्रोड्यूस करते हैं ये इमेज, ठीक है, रेस को पीछे प्रोड्यूस करते हैं रिफ्लेक्टेड वाले को, उसी तरह इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस कर दिए तो क्या कहीं पर वो इंटरसेक्ट करेगा? तो रेस जब प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करती हैं और उसकी वजह से इमेज बनता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या एक्चुअल में रेज ने इंटरसेक्ट किया? नहीं, इट इज इंटरसेक्टिंग वर्चुअली, इमेजिनरी लाइन से हमने उसे इंटरसेक्ट कराया है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती ना बेटा, डॉटेड का मतलब ही यही होता है, डॉटेड का मतलब होता है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तब जो इमेज बनेगा उसे हम क्या बुलाएंगे? वर्चुअल इमेज। और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट रेस का तब जो इमेज बनेगा उसे हम क्या बुलाएंगे? रियल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल का डेफिनेशन यहां लिख लीजिए, नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, और अगर रियल इमेज बनता तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होता। सर एक्चुअल इंटरसेक्शन कैसे होता? तो जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा एक्चुअल इंटरसेक्शन कैसे होता है। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज, स्फेरिकल मिरर में जब रियल इमेज बनेगा ना तो वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। यहां तो मैंने आपको दिखा दिया, रेज को हम डॉटेड लाइन से बनाकर पीछे प्रोड्यूस करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में तो नहीं है, तो दैट्स व्हाई जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? वर्चुअल। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं किसकी? प्लेन मिरर की, जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की जो आपको दिमाग में रखनी है। बेटा लाइट इज अ वेरी बिग चैप्टर, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, और मोशन में, इस 3 में टाइम लगेगा थोड़ा पढ़ाने में, तो ठीक है, क्योंकि अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। रियल और वर्चुअल के बीच का डिफरेंस क्लियर है सभी को? ना एक क्वेश्चन आया है, सर अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो तो लाइट रे पास हो जाएगी या कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगी? बेटा रिफ्लेक्ट करेगी, कोई भी मटेरियल हो इट विल रिफ्लेक्ट। जैसे मान लो आप जो चीजें देख रहे हो तो बीच में क्या है? पार्टिकल्स है ना वहां पर, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो पार्टिकल्स आपके लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन विल आल्सो डिपेंड, मतलब कितना लाइट इधर उधर जाएगा नहीं जाएगा, इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? द साइज ऑफ दैट मीडियम, मतलब साइज उस पार्टिकल का क्या है। साइज बहुत कम हो जाता है तो क्या फिनोमेनन देखने मिलता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीखेंगे ये सारी चीजें, समझ में आ गया राहुल आपने जो क्वेश्चन पूछा था? कोई भी मटेरियल मीडियम हो ना यार, लाइट अगर गया तो 3 फेनोमेनन होता है उसके ऊपर, कोई भी मटेरियल हो, ये सीख के रख लो, चाहे कितना भी आप पॉलिश कर लो, ठीक है, कोई भी मटेरियल हुआ वहां पर 3 फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन
और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाता है, पार कर जाता है उस मटेरियल को, तो ट्रांसमिशन। These three phenomena are associated with all the surface. ठीक है, ऑल द सरफेस, सारे सरफेसेस से होता है। ये बेसिकली हीट चैप्टर का पार्ट है, 11th 12th में आप पढ़ते हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फिर इंजीनियरिंग में जाकर पढ़ते हो, ठीक है। रेडिएशन में ये पढ़ाया जाता है, बट आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सरफेस, एनी सरफेस हैज दीज थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई भी सरफेस। अब इसी में किसी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, किसी का वैल्यू कम हो जाता है। जैसे रिफ्लेक्टेड सरफेस पर क्या होगा, शाइनिंग सरफेस पर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 99.99999, बाकी एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन कम होगा, बट होगा तीनों। ठीक है, आपका डाउट क्लियर है राहुल? कुछ पूछना हो आपको, किसी को कुछ पूछना हो यहां तक? तो स्फेरिकल मिरर्स के पहले का पार्ट वी हैव कंप्लीटेड इट। अगली क्लास जब भी फिजिक्स की होगी तो वहां पर हम स्फेरिकल मिरर से ही शुरू करेंगे, ठीक है। टुमारो अगेन वी विल रिवर्ट बैक टू आर, क्योंकि आज आपका डेमो क्लास कंप्लीट हो गया। टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस इकोनॉमिक सर्वे, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे, एक दिन पीछे हो गया ना यार, तो एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मंडे या ट्यूसडे तक हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो भी आपका शेड्यूल है, शायद मैंने संडे को आपको बोला है कि रीजनिंग का भी एक चैप्टर हमें करना है, वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। शेड्यूल में आपको, कल तो आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी जो भी एज पर शेड्यूल है, आज बच्चों ने जिक्र किया तो मैंने करवा दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट था तो बच्चों की बात माननी थी, कल से आप मेरी बात मानेंगे। हाँ सेम 8:15 economics at 8:15 p.m. from tomorrow for the students who have joined the course, ठीक है। बाकी कोर्स से लिंक कैसे एक्सेस करना है मैं आपको वापस दोबारा बता देता हूं। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको यहां पर दिखेगा स्टोर, आप उस स्टोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने कोर्स को परचेज कर लिया होगा तो यहां पर दिखेगा माई परचेज्ड कोर्स। आप उस परचेज्ड कोर्स में जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया उन्हें करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। माई परचेज्ड कोर्स में जब आप जाएंगे तो विंडो खुलेगा, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हो सकता है नहीं भी करना पड़े, यहां पर आपको जूम का साइन दिखेगा और यहां पर दिखेगा ज्वाइन नाउ, वहीं से ज्वाइन नाउ करेंगे आप, इंडिविजुअल लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका टेस्टिंग भी हम कल करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग विल बी अराउंड 8, क्लास जो है 8:15 से शुरू होगा, टेस्टिंग 8 बजे होगा, ताकि 15 मिनट में आपको पूरा रूबरू करा दिया जाए कि किस तरीके से आपको लॉग इन करना है। तो आपको परेशानी नहीं होगी क्लास करने में, डोंट वरी। नया ऐप है, नई जगह पर है, नई तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, तो एक दो जगह अडेप्ट कर लेंगे चीजों को, एक दिन की बात है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सभी को समझ में आया ये फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर। ऐप में स्टोर बीच में दिखेगा, परचेज कर लिया होगा तो यहां पर माई परचेज का ऑप्शन आएगा, उस कोर्स में जाएंगे तो नीचे आपको हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी 2-3 बच्चों ने ऑलरेडी ये देख रखा है, सर सब्जेक्ट के शेड्यूल, अरे अपडेटेड है सब्जेक्ट के शेड्यूल, क्या बात करते हो यार, पूरा 4.5 महीना का कोर्स अपडेटेड है ऐप पर। राहुल, नहीं देखा आपने? टेलीग्राम चैनल पर भी है, ठीक है। सो बाकी 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी गिव दिस सब्जेक्ट का शेड्यूल, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दे ही देता हूँ। बीपीएससी 68 पीटी ऑनलाइन 69th, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डाउनलोड कर लो भाई। बाकी ऐप पर है, ऐप पे भी नहीं मिला तो मोहित सर को कॉल कर लेना, मोहित सर से भी नहीं हुआ तो फिर इम्तिहान टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, सब जगह है रखा हुआ। डाउनलोड कर लिया सभी ने? डाउनलोड करके उसको सेव करो, डाउनलोड करके उसको सेव करो, नहीं तो गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा शेड्यूल दिखेगा, सभी को दिख रहा है ये शेड्यूल? इसमें से क्या हुआ,
आज डेमो क्लास इकोनॉमिक सर्वे 3 का होना था, इसके जगह पर हो गया फिजिक्स का क्लास, बिकॉज आप लोगों ने डिमांड किया साइंस कैसे पढ़ाएंगे एनसीईआरटी को देखकर, तो मैंने कर दिया। ठीक है, ये टाइम हैज बीन चेंज्ड, ये सारा टाइम इज नाउ 8:15। टाइम को टिक कर लेंगे, सारा टाइम शाम का है, ताकि जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से क्लास को कर पाए। ठीक है, 8:15। और 8:15 को मैंने इसलिए चूज किया है बिकॉज इट इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम, जिस समय आप टाइम पास कर रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ें, तो अब समझ में आ जाएगा, 1.5 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, सिर भी दुखेगा, नींद भी अच्छी आएगी शुरू शुरू में, बाकी तो फिर मजा आएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, शुड आई एंड इट? बाकी ये पीडीएफ भेज दूंगा, अभी पीडीएफ मिल जाएगा। नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, धीरे धीरे टाइम पीरियड भी बढ़ेगा पढ़ाने का, डोंट वरी। अभी तो शुरू का है, आदत पहले हैबिट डाल लो पढ़ाई का, उसके बाद तो फिर मजा आएगा यार, इतना मजा आएगा इस कोर्स में कि इट विल बी 100+। आई एम टारगेटिंग 100, 110 फॉर यू, 150 में। ठीक है, हो जाएगा। जस्ट हैव फेथ, जस्ट डू एज इट इज सेड। जो भी होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट करो, होमवर्क दे रखा है सबको, और डाउट हो पूछो, यू विल बी थ्रू। ठीक है, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय एवरीवन।